Hi everyone, good evening. I Neha Gupta welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो इंडियन पॉलिटी की क्लास 45 रहने वाली है, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इम्पीचमेंट प्रोसेस को। हमने पिछले 2 क्लासेस से हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक शुरू करा था। तो जो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है थ्रू विच यू कैन रिमूव द प्रेसिडेंट। वैसे तो हमें पता है कि जो इंडिया का प्रेसिडेंट होती है उसकी टर्म 5 इयर्स की होती है, पर अगर उससे पहले उसे रिमूव करना होता है, वैसे तो देखो मतलब ये तो खैर एक अलग टॉपिक है वैकेंसी का। वैसे तो जो प्रेसिडेंट है नॉर्मली वो अपना रेजिग्नेशन दे सकता है अगर उसको अपनी पोस्ट पर नहीं रहना तो वो तो उसकी खुद की मर्जी से हो गया। बट अगर उसको उसकी मर्जी से नहीं, मतलब कोई और लोग अगर उसको उसके ऑफिस से रिमूव करना चाहे, और लोग में मतलब नॉर्मल लोग नहीं, मतलब जैसे जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, इफ दे फील लाइक दैट दिस प्रेसिडेंट इज नॉट केपेबल इनफ एंड अगर वो उसको रिमूव करना चाहते हैं उसके ऑफिस से उसका टर्म खत्म होने से पहले, तो वो इम्पीचमेंट प्रोसीजर फॉलो कर कर उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हमने उसके इलेक्शन प्रोसीजर को देखा था, उसमें उसके वोट दिए जाते हैं जिससे उसको सिलेक्ट करा जाए। ऐसा ही एक इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है जिससे हम उसको उसके ऑफिस से हटा सकते हैं। जो हमारा प्रेसिडेंट है हम उसको फुल टर्म होने से पहले रिमूव कर सकते हैं। रिमूव द प्रेसिडेंट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फुल टेन्योर, जो कि कितने साल का होता है हमारा, 5 साल का। तो इसके ग्राउंड्स क्या होते हैं, मतलब किस ग्राउंड पर, क्या वजह देकर आप प्रेसिडेंट को रिमूव करा सकते हो। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है, सिंपल सा ग्राउंड ये है वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर जो ये टर्म है हमारी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कुछ स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में ही खुद मेंशन नहीं करा गया है। दिस इज सिंपली एन अजम्पशन कि हाँ इसका ये एक्शन है एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को वायलेट कर रहा है, उसके खिलाफ है, तो उस बेसिस पर आप जो करंट आपका प्रेसिडेंट है उसे रिमूव करा सकते हैं। और जो ये रिमूवल का प्रोसेस है वो हमारे कौन से आर्टिकल में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 पार्ट 1 में। ओके, तो जब हमने प्रेसिडेंट की स्टार्टिंग में बात करी थी तो हमने देखा था ना कि उसकी ड्यूटीज क्या होती है, फंक्शंस क्या होती है, उसको किस प्रिंसिपल पर काम करना होता है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एक प्रिंसिपल था उसमें ये था ना कि दैट प्रेसिडेंट होल्ड्स द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ द कंट्री। तो अगर वो ही नहीं कर पा रहा है तो आप उसे हटा सकते हो। तो इसीलिए ये ग्राउंड दिया गया है कि अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नोटिस करा जाता है तो प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। हमने देखा था कि उसका इलेक्शन का भी एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है, तो इसी तरीके से जो आपका इम्पीचमेंट है उसका भी एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले तो आप इसमें ये पॉइंट देखते हैं कि इट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। एंड इट कैन बी इनिशिएटेड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब हम इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है।
दूसरा हमने ये देखा कि ऐसी कोई कंपल्जन नहीं होती कि इम्पीचमेंट प्रोसेस पहले लोकसभा से शुरू होना चाहिए या फिर राज्यसभा से शुरू होना चाहिए, ऐसे नहीं है। इट कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हाँ, कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसमें ये प्रोसीजर शुरू करा जा सकता है। तो हर चीज के लिए एक प्रोसीजर होता है। अभी भी हम जैसे हटाने का प्रोसीजर पढ़ते हैं, तो वो जो प्रपोजल है, जो वो रेजोल्यूशन है, उसके लिए भी एक फिक्स्ड आपका प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट है जहां से ये चीज इनिशिएट हो रही है, तो सबसे पहले तो जो रेजोल्यूशन होता है वो लिखित होना चाहिए। इट शुड बी इन रिटन फॉर्म, एंड वो फिर जो भी उस हाउस के जो सारे मेंबर्स होते हैं उन सबको वो दिया जाता है कि ऐसा एक प्रपोजल उठा है। एंड अगर उसको 1/4 ऑफ द मेंबर अपनी सहमति दे देते हैं तो फिर क्या करा जाता है, उसको आगे फॉरवर्ड करा जाता है। बट ये सब करने से पहले भी, रेजोल्यूशन को मूव करने से पहले भी आपको 14 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है प्रेसिडेंट को, जिसके अगेंस्ट ये सारे चार्जेस उठे हैं। तो इसके भी कीवर्ड्स हम लिख लेते हैं तीसरे पॉइंट के। किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, बट जिस जगह पर इनिशिएट हुआ है, जिस भी हाउस में, तो वहां पर जो रेजोल्यूशन है उसको 1/4 मेंबर्स अपनी मंजूरी दे देंगे। इसके लिए मैंने टिक बना दिया है। बट उसको इट कुड बी मूव ओनली आफ्टर गिविंग अ 14 days प्रायर नोटिस। किसको नोटिस दोगे? ऑब्वियसली जिसके खिलाफ ये सारी चीजें करी जा रही है, आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट को। तो दिस वाज थर्ड पॉइंट। नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है उसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि ठीक है, 1/4 की जो स्ट्रेंथ थी उससे तो उसको अडॉप्ट कर लिया गया प्रपोजल को। फिर अडॉप्ट करने के बाद क्या जरूरी होता है कि जो वही वाला हाउस है जहां से ये सारी चीजें इनिशिएट हुई है, वहां पर उसको 2/3 मेजॉरिटी मिले। तो अगर ये 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है तो जो वो रेजोल्यूशन है 2/3 मेजॉरिटी से वो पास होना चाहिए। जब 2/3 मेजॉरिटी से वो पास हो गए तो वो रेजोल्यूशन को अदर हाउस में भेजा जाता है पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए कि ऐसे क्या चार्जेस है जो लगे हैं, क्या वो सही भी है या गलत है, किसी तरीके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है या फिर कोई ग्रजेस तो नहीं निकाल रहा आपने। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन होती है दूसरे हाउस में। एंड अगर जो दूसरा हाउस भी है ये उस रेजोल्यूशन को 2/3 मेजॉरिटी से पास कर देता है अगर, तो फिर जो आपका प्रेसिडेंट है उसे फाइनली रिमूव कर दिया जाता है विद इमीडिएट इफेक्ट। दोस्तों यही था आपका इम्पीचमेंट प्रोसीजर। बट यू सी कि जब हमने एक इलेक्टोरल कोलाज की बात करी थी जहां पर हमने ये बोला था कि उसमें सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, तो हम ये देखते हैं कि जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर होता है यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। और तो और इसके साथ जो सेकंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन द इलेक्शन प्रोसीजर एंड द इम्पीचमेंट प्रोसीजर, उसमें ये है कि जो आपका इलेक्टोरल कोलाज था जिसमें आपके जो अलग अलग जो 3 यूनियन टेरिटरीज थी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी, वहां की भी जो असेंबलीज थी उसकी जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स आपके प्रेजेंट होते थे इलेक्टोरल कोलाज में, वो इस इम्पीचमेंट प्रोसीजर में पार्ट नहीं लेते। तो मैं लिख देती हूँ ऊपर की जगह पे कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहला तो ये है कि जो इलेक्टेड होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं मेंबर्स, एंड जो नॉमिनेटेड होते हैं वो भी करते हैं। एंड दूसरा हम ये देखते हैं कि जो दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी के यूनियन टेरिटरीज है ये तीनों,
जो यहाँ के मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो इम्पीचमेंट प्रोसीजर का पार्ट नहीं होते हैं। तो यही थी आपकी क्लास 45 जिसमें हमने इम्पीचमेंट प्रोसीजर को डिस्कस करा। इट इज अ प्रोसीजर थ्रू विच यू कैन रिमूव द एक्टिंग प्रेसिडेंट बिफोर द टर्मिनेशन और द ऑफिशियल टर्मिनेशन ऑफ हिज 5 years टर्म्स। एंड इसमें हम ये देखते हैं कि एक स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो करा जाता है। हमने अभी लास्ट में यही देखा था कि इसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं ये पूरे प्रोसीजर में, जो भी हमारे बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के दोनों ही इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें पार्ट लेते हैं। बट जो हमारे दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी की जो यूनियन टेरिटरीज के जो मेंबर्स हैं वो इस प्रोसीजर में पार्ट नहीं लेते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारा आर्टिकल 61 पार्ट 1 है उसमें इस प्रोसीजर के बारे में मेंशन करा गया है। प्रोसीजर में देखें तो ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है एंड ये किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इनिशिएट करा जा सकता है, या तो लोकसभा में इनिशिएट करा जा सकते हैं, राज्यसभा में इनिशिएट करा जा सकता है। उसके बाद हमें देखते हैं कि जिस भी हाउस में ये इनिशिएट हो रहा है ऐसा प्रपोजल या फिर रेजोल्यूशन, तो उसको अडॉप्ट करने के लिए 1/4 मेजोरिटी की जरूरत होती है। लिखित में एक कागजात होता है जिसमें सारे इश्यूज लिखे होते हैं कि ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, तो उसी जगह पर उसको फिराया जाता है। एंड अगर उसको 1/4 मेंबर की सहमति मिल जाती है तो उस रेजोल्यूशन को फिर अडॉप्ट कर लिया जाता है। फिर उस हाउस में उसको पास होने के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। अगर एक हाउस में वो 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया तो फिर उसको दूसरे हाउस में भेजा जाता है। एंड अगर दूसरे हाउस की भी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया जाता है कि वहां की भी जो 2/3 मेजोरिटी है वो उस चार्जेस से सहमत है, तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट है उसको सिंपली रिमूव कर दिया जाता है विद द इमीडिएट इफेक्ट। So this was your simple topic of the impeachment procedure of the President of India and I hope कि आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी। आप एक बारी में ये सारा सब्जेक्ट पढ़ते हो ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। 1/4 2/3 मेरे को भी समझने में 2 बारी रीडिंग करने की ज़रूरत पड़ी थी। तो मैं आशा करती हूँ मैंने हमारी आमतौर की भाषा में एक सिंपल लैंग्वेज में आपको ये पूरा का पूरा प्रोसीजर टॉपिक समझा दिया होगा। एंड अगर आपके पास किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, सजेशन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोज़ एंड फाइंडिंग द कंटेंट रेलिवेंट तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।